आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, जो पत्र लेखन की क्लासेस चल रही हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें शासकीय पत्र हो चुका है, अर्धशासकीय पत्र हो चुका है और अनुस्मारक ये हो चुका है। आज हम एक लेते हैं नया टॉपिक, इसमें परिपत्र है। ठीक है, तो इसके बारे में सारी डिटेल हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले तो उसका डेफिनेशन देखेंगे पूरा, उसके बाद उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो देखेंगे, परिपत्र और आदेश में अंतर क्या होता है ये देखेंगे, और इसके बाद फिर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो परिपत्र के बारे में हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद फिर इसका प्रारूप देखेंगे, और प्रारूप के बाद फिर यहाँ पे इसका एक उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं। अब जितने भी इसमें से प्रश्न आने वाले हैं वो सारे उस हिसाब से इन सब चीज़ों को कवर अप किया गया है कि जो RO ARO में या PCS में जो प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों का यहाँ पे पूरा समावेशन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे जो परिपत्र है हम स्टार्ट करते हैं इसको। परिपत्र का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब किसी नीति विषयक मामले की जानकारी समस्त संबंधित कार्यालयों विभागों को उपलब्ध करानी होती है। ठीक है, तो जब संबंधित कार्यालयों विभागों को जब उपलब्ध करानी होती है क्या नीति विषयक कोई मामले की जानकारी, तब हम क्या करते हैं, तो फिर हम परिपत्र इश्यू करते हैं। प्रायः इस तरह की नोटिस आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित और प्रसारित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, यदि शासन के स्तर पर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया जाता है और शासन अपेक्षा करता है कि उक्त नीतिगत निर्णय की जानकारी समस्त विभागों को हो, तो इस स्थिति में परिपत्र के माध्यम से ही संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आई होप ये सारा चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि परिपत्र हम कब राइट करते हैं। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं इस पे। इसमें है संक्षेप में, जब कोई शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप या ज्ञाप एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार परिपत्र, शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप अथवा ज्ञापन तीनों रूपों में लिखा जा सकता है। सभी राज्य सरकारों को शासकीय पत्र भेजना अथवा कोई कार्यालय ज्ञाप भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजना किसके अंतर्गत आता है, ये परिपत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञापन किसी मंत्रालय के सभी अनुभागों, अधिकारियों अथवा अधीनस्थ कार्यालयों के नाम भेजा जा रहा है तो वह भी परिपत्र कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि परिपत्र कब लिखा जाता है और उसकी डिफिनीशन क्या होती है और कब किसी पत्र को हम परिपत्र कहेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं परिपत्र और आदेश में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए, परिपत्र है इसका उद्देश्य केवल सूचना देना होता है किंतु किसी प्रकार के उत्तर की अनिवार्यतः अपेक्षा नहीं की जाती है। ठीक है, और आदेश क्या होता है, इसमें उत्तर की अपेक्षा की जा सकती है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा। परिपत्र में जो उत्तर होता है उसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। वो क्यों नहीं की जाती, आप जानते हैं, कोई नीतिगत निर्णय है, कोई विषयगत निर्णय है, उसके बारे में अगर जो अधीनस्थ कर्मचारी है या अधीनस्थ विभाग है या अनुभाग उनको बताना है तो उसमें फिर उत्तर की अपेक्षा करने का कोई मतलब नहीं होता। और आदेश जो होता है इसमें उत्तर की अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये परिपत्र और आदेश में आपको अंतर समझ में आया होगा क्लियर वे में। इसके बाद है हम परिपत्र का प्रयोग कब कब करते हैं। सामान्यतः निम्न परिस्थितियों में परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। कब कब, पहला इसका पॉइंट है, आदेश, निर्देश या सूचना जब एक साथ बहुत से समस्त विभागों या अधिकारियों को प्रसारित करनी हो, यदि किसी विषय पर विभिन्न अधिकारियों की राय प्रकट करनी हो। दूसरा है परिपत्र का प्रयोग प्रायः केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, विभागों, सरकारों, अपनी अधीनस्थ सरकार, अधिकारियों अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को एक साथ ही लिए गए निर्णय से अवगत कराने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद परिपत्र में निम्न बिंदुओं का उल्लेख होता है। क्या क्या बिंदु होते हैं परिपत्र में, उनको हम सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है, परिपत्र के आरंभ में पत्र के मध्य भाग में परिपत्र संचारित या जारीकर्ता मंत्रालय या कार्यालय का नाम उल्लेख किया जाता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है, परिपत्र में दूसरे क्रम में परिपत्र का क्रमांक बाईं तरफ कार्यालय या विभाग के उल्लेख के नीचे ही अंकित किया जाता है। देखिए, जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं इसी के अकॉर्डिंग जो उसका फॉर्मेट होगा यानी जो प्रारूप होगा वो वैसा ही होगा। इसका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे स्तर पर परिपत्र का संक्षिप्त विषय दिया जाना उचित है। चौथा है परिपत्र की विषय सामग्री सुगठित और प्रवाहपूर्ण हो। इसके बाद फिर पांचवा इसका पॉइंट है, परिपत्र का विषय न केवल संक्षिप्त अपितु अपने आप में सारगर्भित हो। छठा पॉइंट है, परिपत्र में जारी करने वाले अधिकारी का
पदनाम एवं हस्ताक्षर होने चाहिए। और सातवां जो पॉइंट है इसका, परिपत्र जिन कार्यालयों एवं व्यक्तियों को जारी किया गया हो उनका उल्लेख पृष्ठांकन में क्रमबद्ध होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। अब हम इसके प्रारूप पे आ गए। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि परिपत्र लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और परिपत्र और आदेश में अंतर क्या क्या होता है, परिपत्र की डेफिनेशन देखी, उसका महत्व देखा, और वो कब लिखा जाता है और किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। एक चीज़ इसमें आपको और मुझे बतानी थी, ये यहाँ पे आ नहीं पाया था, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। छोटी सी बात है, ज़्यादा कोई अ, मतलब उसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर क्या होता है। ठीक है, कार्यालय आदेश और परिपत्र, इसमें अंतर पूछा गया है आरओ के एग्जामिनेशन में, शायद 2014 में ही पूछा गया है। तो इसमें अंतर यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं आपको बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो अगर कार्यालय आदेश की बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा, देखिए, कार्यालय आदेश का प्रयोग आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। तो कार्यालय आदेश का प्रयोग कब किया जाता है, जब आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश जारी करने हो तब। यह वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है, यानी ये जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है। और अगर परिपत्र की बात करें यहाँ पे, तो परिपत्र का प्रयोग नीति विषयक मामले की जानकारी समस्त संबंधित कार्यालयों विभागों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला अंतर था कार्यालय आदेश और परिपत्र में। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो कार्यालय आदेश का प्रयोग पदोन्नति, नियुक्ति, अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं अंतर विभागीय स्थानांतरण की कार्यवाही के लिए किया जाता है। तो कार्यालय आदेश का प्रयोग कब कब किया जाता है, तो वो किया जाता है पदोन्नति के लिए, नियुक्ति के लिए, और या फिर अवकाश के लिए, या ट्रांसफर के लिए, ऐसा होगा तो किया जाएगा कार्यालय आदेश का प्रयोग। दूसरा, अगर परिपत्र में देखें तो परिपत्र का प्रयोग प्रायः केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, विभागों, सरकारों द्वारा अपनी अधीनस्थ सरकार अधिकारियों अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को एक साथ ही लिए गए निर्णय से अवगत कराने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे, एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो सोचा यहीं पे क्लियर कर दूं। दो दो पॉइंट हो गए, इतना आप लिख देंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। उसमें पूछा गया था कि कार्यालय आदेश और परिपत्र में क्या अंतर होता है, परिपत्र का प्रारूप विस्तार सहित समझाइए, शायद ऐसा ही कुछ प्रश्न था 2014 आरओ का। तो ये यहाँ पे कार्यालय आदेश और परिपत्र में दोनों में डिफरेंस हमने आपको बता दिया, आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक दो बार रिवाइज करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट पे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है परिपत्र का। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक परिपत्र का फॉर्मेट का हमने पिक लिया है। तो इसमें से देखिए आप, सबसे पहले क्या है, मुख्यालय लिखा जाएगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम हो गया, और फिर ये हो गया एड्रेस। ठीक है, और फिर यहाँ लिखी जाएगी संख्या, और यहाँ लिखा जाएगा दिनांक, और यहाँ पे बीच में सबसे लिखा जाएगा परिपत्र। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो फॉर्मेट होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, कि कैसे क्या उसमें लेटर में हमें लिखना है। उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं हस्ताक्षर पे। तो हस्ताक्षर पे पद का नाम और ये प्रशासन, तो ये चीज़ें इतनी हो जाएंगी। और उसके बाद सबसे नीचे आएगा प्रतिलिपि किसको किसको भेजी जानी है, वो आप पूरी डिटेल नंबर 1 2 3 4 अप टू इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो परिपत्र का जो प्रारूप होगा वो सिंपल इस तरह से लिखा जाएगा, मुख्यालय हो गया, विभाग का नाम हो गया, उसका पता हो गया, संख्या हो गई, और दिनांक हो गया, और बीच में ये परिपत्र हो गया, और इसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आप लिखेंगे। और दाहिने तरफ फिर नीचे हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, और उसके बाद फिर पद का नाम और विभाग का नाम, और फिर प्रतिलिपि जिसको जिसको भेजी जानी है वो सबसे नीचे होगी, नंबर्स में 1 2 3 4 अप टू जितने भी प्रतिलिपि भेजी जानी है। तो ये एक बेसिक जो प्रारूप है परिपत्र का, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया इसको। अब हम इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये परिपत्र का एक उदाहरण है। तो परिपत्र जो है शासकीय पत्र के रूप में लिया गया है, भारत सरकार, खाद्य कृषि मंत्रालय, पत्रांक संख्या इतनी है, फिर प्रेषक, और यहाँ पे जो होगा नाम उसका, फिर पद का नाम, भारत सरकार सेवा में, और उसके बाद फिर समस्त राज्य सरकारें, ये किसी पर्टिकुलर नीति या जो निर्णय होते हैं उनसे अवगत कराने के लिए किया जाता है, तो ये काफ़ी लोगों को भेजा जाता है एक साथ। तो उसके बाद फिर ये एड्रेस हो गया, दिनांक हो गया, और फिर विषय। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे विषय, और यहाँ पे आपकी जो आपको चीज़ें से अवगत कराना है वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे।
और नीचे फिर आ जाएगा भौतिक और फिर उसके बाद नाम, पद का नाम और भारत सरकार। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका परिपत्र का एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया। जो चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि देखिए परिपत्र में बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं होता, बस खाली सिंपल सा एक आपको परिपत्र ऊपर लिखना होता है, पत्रांक संख्या लिखी, प्रेषक लिखा, सेवा में लिखा और विषय, और उसके बाद फिर मैटर हो गया आपका, और सबसे नीचे दाहिने तरफ सबसे नीचे आप आके भौदी लिख दिया आपने, जो है जिसको जो भेज रहा है उसका नाम आपने यहाँ पे डाल दिया। तो ये दोनों, इसका एक तो ये फॉर्मेट हो गया, और ये हमने आपको नीचे उसका एग्जाम्पल दिखाया। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर, परिपत्र कब भेजा जाता है, कब नहीं भेजा जाता है, परिपत्र और कार्यालय आदेश में क्या अंतर होते हैं, इनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, और उसका जो फॉर्मेट है वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो परिपत्र में इतना ही है, इसी से आपके लगभग सारे प्रश्न जो आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपने इतना भी कंप्लीट कर लिया तो आपको लगभग एबव 90% प्रश्न जो आएंगे परिपत्र से रिलेटेड वो सारे मिल जाएंगे। एक दो चीज़ें जो नहीं थी इसमें वो मैंने आपको बता दी, कार्यालय आदेश और परिपत्र में जो डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने क्लियर कर दी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे पत्र लेखन के एक नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, प्रतिवेदन। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे वाले टॉपिक्स देखे हैं, जैसे हमारे पीछे वाले सेशन चले हैं, वैसे ही प्रतिवेदन के लिए भी चलेगा। डेफिनेशन होगी क्या है प्रतिवेदन, और इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, प्रतिवेदन क्या नहीं है, प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं, और उसके बाद इसके प्रकार क्या क्या हैं, प्रतिवेदन के भाग क्या क्या होते हैं, प्रतिवेदन का फिर प्रारूप आएगा, और इसके बाद फिर फाइनली इसका एक उदाहरण आएगा। ये पूरा खत्म होगा, तो इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रतिवेदन के टॉपिक पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।